आज का जो पेपर लिया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अपन सॉल्यूशन करते हैं अभी। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। ए, जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई अभिव्यक्ति, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति, विषय की समझ। तो इसमें आंसर हो जाएगा भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता, विश्वसनीयता और वैधता, अस्पष्टता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ हो सकती है। इकाई परीक्षण, अवलोकन, सूची, उपलब्धि परीक्षण। अवलोकन है ये पक्षपातपूर्ण हो सकती है। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है, प्रश्न पूछा है, नहीं है। ये ऐसे प्रश्नों का विशेष ध्यान रखा करो, जिसमें नहीं आता है उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करो ताकि ध्यान में रहे कि आपको नहीं का उत्तर देना है। इसमें उचित नहीं है पूछा है तो रिपोर्ट स्व व्याख्यात्मक होनी चाहिए। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नकारात्मक टिप्पणी क्यों होनी चाहिए रिपोर्ट में, नहीं होना चाहिए, तो यही उचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नहीं है का पूछा गया है, यहां भी आप अंडरलाइन कर दीजिए सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, परिवार का कार्य क्षेत्र, संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, भावात्मक कार्य क्षेत्र, मनोशारीरिक कार्य क्षेत्र। तो इसमें परिवार का कार्य क्षेत्र है, ये इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 6, छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का परीक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। क्या होगा इसमें, अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें। ये माता पिता करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, साल में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। जैसा कि आप सभी को पता है अपना पेपर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, तो आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी आंसर हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 8, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाती है। यानी एक पाठ पूरा होता है मतलब यूनिट पूरी होती है। तो इकाई परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और ज्ञान परीक्षण। तो इसमें एक पाठ पूरा होता है, एक इकाई पूरी होती है, तो उसको हम इकाई यूनिट कहेंगे। प्रश्न संख्या 9, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। आप बताइए। अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे। हम इसमें सबसे पहला काम करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बालक
गृह कार्य करके लाता है तो क्यों नहीं ला रहा है? निम्नलिखित में से कौन समग्र एवं सतत मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है? बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। यानी शिक्षक केंद्रित ही क्यों बनाएंगे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा आधारित होता है भाई, तो ये इसमें बी है, ये आंसर नहीं होगा। ये एक उद्देश्य इसका सतत मूल्यांकन का नहीं होता है। बाकी दोनों हैं ये तीनों रहेंगे बाकी। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? इनमें से चारों में से समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान नहीं करना, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से ज़्यादा बेहतर ए रहेगा। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना। आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सतत मूल्यांकन का आधार होगा मौखिक कार्य, अवलोकन कार्य, क्रियात्मक कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें अपना आंसर क्या कर देंगे अपन? उपयुक्त सभी कर देंगे। प्रश्न नंबर 13 है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ये नहीं, विशेष ध्यान रखना है आपको। नहीं का विशेष ध्यान नहीं का, नहीं वाले प्रश्न बहुत गलत होते हैं। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? देखिए, मूल्यांकन को समग्र एवं नियमित बनाया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, बिल्कुल। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, ये नहीं किया जाता है। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। बाकी तीनों ए बी सी तीनों होते हैं, ये इसमें सतत मूल्यांकन में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 14 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालयीय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, अगली ग्रेड श्रेणी में पदोन्नत, ये सतत मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य होता है, महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है। अगली ग्रेड यानी श्रेणी में प्रोन्नति करना। प्रश्न नंबर 15 है, मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है? वैधता एवं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और तटस्थता, सुविधाजनक और निर्माण में आसान। इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, वैधता एवं विश्वसनीयता है। ये परीक्षण पदों के गुणों को सही रूप में प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना आएगा, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है, दिख रहा है सबको आराम से सारा? चलिए, प्रश्न नंबर 16 में रहेगा, आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आपेक्ष लगाता है। आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आपेक्ष लगाता है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? बताइए, कैसे हैंडल करोगे इसको कि पक्षपात नहीं दिखे उसको? तो उसके आपेक्ष को अस्वीकार कर देंगे, दंडात्मक कार्यवाही अपनाएंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, यही करेंगे, बाकी हम ऊपर कोई भी नहीं करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? इसे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है? नहीं बढ़ता है भाई। यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल ये सही है, ये विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का
मूल्यांकन करता है। यह आंसर ज्यादा बेहतर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है। यह सरकार के नियम और विनियम में अलिखित होता है। इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है। अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। बताइए चारों में से कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि बताइए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है कि कितना नहीं सीखा है। प्रश्न संख्या 19, समग्र और सतत मूल्यांकन में समग्र का तात्पर्य क्या है? समग्र का तात्पर्य क्या है? छात्रों की याद करने की क्षमता का समग्र मूल्यांकन होना, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का समग्र मूल्यांकन करना, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन करना। तो इसमें से क्या हो जाएगा? बेहतर है इसके अंदर ऑप्शन सी, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि का क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी है, ये ज़्यादा सही रहेगा 19 में। प्रश्न संख्या 20, सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई? विद्यार्थियों को अंकों का लाभ पहुंचाने के लिए, अध्यापकों को सावधान करने के लिए, बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए, बालकों को परीक्षा देने सुगम बनाने के लिए। नहीं, बी सी आंसर हो जाएगा। बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए किया जाएगा। प्रश्न संख्या 21, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को मध्य, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, छात्रों के बीच की तुलना करना, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध करवाना। ये इम्पोर्टेंट है ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य करें। ये इसका आंसर डी है, 21 का सही हो जाएगा। समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रहे, ये आपको असत्य पूछ रहा है। असत्य कौन सा है? इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। समग्र संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। समग्र और सतत मूल्यांकन में समग्र पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के समग्र और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकों, आंसर हो जाएगा बी। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में समग्र संगठन विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा में होता है। यहाँ तक ये सॉरी, ये इधर आ गया अपन, बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 23, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? बताओ 23 में क्या हो जाएगा? सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक वर्ष होता है जिसमें छात्रों को सुविधा होती है। एक बार होता है। बी में क्या है? एक बार, एक दिख नहीं रहा है, एक बार होता है। सी में है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा? बड़ी मुश्किल से एक उपयुक्त सभी आया है और ये भी उपयुक्त सभी आंसर नहीं है। यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका सी।
क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है इसमें सतत मूल्यांकन में। 24 में समग्र एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकतर सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। 24 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये कौन सा काम होता है? निरीक्षण होता है, साक्षात्कार होता है, जांच सूची होती है, प्रश्नावली होती है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जांच सूची। समग्र एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? यानी बच्चे की कौन सी ये इधर एक्टिविटी है जिसका समग्र एवं सतत मूल्यांकन में जांच नहीं किया जाना चाहिए। नहीं पूछा इसने बाल को, क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं होना चाहिए? छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति, बिल्कुल उनके व्यक्तिगत कौशल को तो हम जांचेंगे। छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये नहीं होना चाहिए। वो गरीब है क्या है उसका कोई लेना देना नहीं है सतत मूल्यांकन से, बाकी सबका है। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, ये भी करेंगे। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, ये भी करेंगे। प्रश्न नंबर 26, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? नहीं करना, देखो फिर नहीं आ गया, नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सारे प्रश्न बीएसटीसी में आए हुए हैं पीछे के वर्षों में, है ना। तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए बताओ? इसमें से चारों में से बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सारी सूचनाएं। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करनी चाहिए। नहीं, विभिन्न वर्ग क्यों करें उसमें सतत मूल्यांकन में? तो प्रत्येक विद्यार्थी का अलग अलग सतत मूल्यांकन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ये हम नहीं करेंगे। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं, मतलब बिल्कुल स्थायित्व होता है, कोई परीक्षा ली और उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, तो उस परीक्षा को क्या कहेंगे अपन? प्रश्न नंबर 27 में बताइए क्या कहेंगे? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका विश्वसनीयता। यानी उस योग्यता के मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, मतलब एकदम बिल्कुल स्थायी हो गया, उसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। आपको 2 मास्टरों से, 3 मास्टरों से, 10 मास्टरों से भी जांच कराओगे तो उसके अंकों में परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो मतलब वो क्या है, उस पर विश्वसनीयता बनी रहेगी। प्रश्न नंबर 28 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षक प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? सहमति नहीं रखता है ना, ये भी नहीं वाला ही है। क्या क्या करेंगे? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। बैठने की लचीली व्यवस्था, बिल्कुल। विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, बिल्कुल होनी चाहिए। विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये इसमें नहीं होगा। आपका डी आंसर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आज आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पेपर जो लिया था, इसका समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।